सबसे पहले बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड में आज एहतसाब अदालत की कार्रवाई से मुतालिक अल अजीजिया रेफरेंस की समात में नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। ख्वाजा हारिस का कहना था कि हमारा केस इंतहाई आसान है, हुसैन नवाज अल अजीजिया के मालिक हैं और इस हवाले से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के वो जिम्मेदार हैं और नैब इन कंपनियों के हवाले से हुसैन नवाज के वालिद से पूछताछ नहीं कर सकती। इस पर आज जज अरशद मलिक की जानिब से रिमार्क सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं हैं। आला अदालत के फैसले के बाद हम यहाँ उन्हें कैसे सच्चा मान लें? ख्वाजा हारिस इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करें। इस मौके पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाल देते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल और नवाज शरीफ के बयान में तजाद है। नवाज शरीफ ने 342 के बयान में हसन और हुसैन नवाज की तरफ से पेश दस्तावेजात तस्लीम की थी। मुल्जिमान असासों को मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तहवील को भी साबित किया है। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे बाबर सत्तार और भट्टी साहब से। और आपके लिए सवाल इस तरह से है, एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समात हुई। जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन के बाद एहतसाब अदालत में केस चलना चाहिए? इरशाद भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। अदालती रिमार्क्स को देखते हुए आप क्या समझते हैं और फिर क्या सूरत हाल बन सकती है नवाज शरीफ के लिए? देखिए, बात तो बड़ी पत्ते की है जज साहब ने, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था नवाज शरीफ के अपने, जब अचानक पता चला कि वो कागज़ों में ही सही चलो अपने बेटे की कंपनी में मुलाजम है, तनख्वाह भी मुकर्रर की हुई है और नवाज शरीफ साहब ने ये बात डिक्लेयर नहीं की थी, तब आइन और कानून के तहत उन्हें नायल कर दिया गया, ये कहकर कि आप तो सरकारी ख़जाने के अमीन थे, आप तो वज़ीर आज़म थे, आपने जानबूझकर झूठ बोला। और सुप्रीम कोर्ट में हसन हुसैन के वकील से भी पूछा गया कि क्या वाकई नवाज शरीफ आपके मुवक्किल के हाँ मुलाजम हैं, तो जवाब हाँ में मिला। एहतसाब अदालत में गो के 2 जजेस ने कह हतमी फैसला दे दिया था, 3 जजेस ने JIT बनाई थी, लेकिन एहतसाब अदालत में बात होनी थी कि ये जो पैसे कमाए कैसे, भेजे कैसे और फ्लैट्स और चीज़ जदादें खरीदी कैसे, क्या ये करप्शन थी, मनी लॉन्ड्रिंग थी, पब्लिक मनी थी या अपना कारोबार का पैसा था। तो इस पे नीचे एहतसाब अदालत में वो सारा कुछ आया। वो मतलब रसीदें, मतलब 3 सवाल जिसके 400 सवालों के बाद भी जवाब नहीं मिल सके। बाबर साहब, जिस तरीके से अदालत में जज ने आज रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है उनको कि वो सादिक और अमीन नहीं है, फिर एहतसाब अदालत में चलना चाहिए केस? कोई फायदा नहीं है चलने का। देखिए, नवाज शरीफ को बंद कर देना चाहिए एक काल कोठरी में और वो चाबी फेंक देनी चाहिए। अब एक मुकदमा स्टार्ट होता है और जो जज साहब का सवाल है वो बिल्कुल जायज है। वो क्या करें, एक एहतसाब अदालत के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर चुकी, भट्टी साहब फैसला दे चुके टीवी के ऊपर बैठ के, और भी हमारे बहुत सारे भाई फैसला दे चुके, चोर डिक्लेयर कर चुके, हम कन्विक्ट कर चुके, उन्हें पब्लिकली भी कर चुके, अदालत भी कर चुकी। उसके बाद आप किस चीज का ट्रायल करेंगे अब हम, और क्या फैसले आएंगे उस ट्रायल में? हमारा कानून यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओबिटर डिक्टा, यानी जो पासिंग कमेंट्स होते हैं किसी फैसले के, वो भी बाइंडिंग है निचली अदालतों के ऊपर। यहां तो इतने अरसे ट्रायल चला, 5 जजेस ने एक फैसला दे दिया। अब सवाल इसमें लेकिन यह पैदा होता है कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डिक्लेरेशन दे दे तो क्या फेयर ट्रायल पॉसिबल है? ये मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होता है, वो तो हो गया जो होना था, लेकिन ये मुकदमा कैसे स्टार्ट हुआ? 184(3) की एक पिटीशन आई, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लग गई, उन्होंने कहा ये नहीं काबिल समात। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने लगा दिया, उसके बाद एक JIT बन गई, JIT ने रिपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, 2 मुख्तलिफ बेंचों के फैसले अलग अलग आए, फाइनली उन्होंने एक फैसला दे दिया और उसके अंदर डायरेक्शंस दे दी नैब को। ये नहीं कि वो देखें कि रेफरेंस फाइल होने चाहिए, उन्हें कहा कि आप रेफरेंस फाइल करेंगे। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद कौन सी अदालत फेयर ट्रायल देगी, जब सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें कह चुकी है? तो मेरा तो जब से ये बात चल रही है शुरू से सवाल ये था। जी, बाबर साहब की बात, जज साहब की तरह फिर बड़े पत्ते की बात की है ना? नहीं, बाबर साहब ने फिर बड़े पत्ते की बात की है कि एक काल कोठरी में बंद करें और चाबी फेंक दें ताकि ये कौम और ये जो अदलिया मैसूर बनी हुई है इस एक चक्कर में वो ना हो जाए। मैं जनाब अली, मैं तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहता हूं कि वो सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि वो अपनी हर बात से मुकर गए हैं।
वो उन्होंने जनाब स्पीकर से मुकर गए हैं, कतरी खत से मुकर गए हैं, पहले तस्वीरें देते थे कि ये मैं खड़ा हूं साथ मिल में जहां इफ्तिताह हो रही है, अदालती रिमार्क्स का जहां अच्छा नहीं, जहां नहीं, ये अदालती रिमार्क्स क्या उन्होंने किसी और चौक पे तो नहीं दिए ना, इसी केस में दिए जो केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का चल रहा है। और सादिक अमीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहा है उन्होंने, मुझे तो नहीं ना कहा, और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल भी इससे कोई तल्लुक नहीं, जो कुछ है बच्चों लेकिन का है, जो इरशाद कुछ साहब है आपसे ये बाप का है, जानना चाह बाकी रहे हैं फेयर कि ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट अगर डिक्लेयर कर सुन चुकी कि लीजिए ना सादिक और पहले। अमीन नहीं है नहीं तो अब फेयर ट्रायल मुमकिन है। आप अच्छा दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा फेयर ट्रायल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक मरतबा पहले भी सुना चुका हूं कि पिंड में खातून की शादी हुई, उसके 10 बच्चे हुए, उसके बाद वो गली में बैठकर ना सर बांध कर बैठी रहती थी, और जो आता जाता तो उसको कहती थी कि मुझे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस जमाली, जस्टिस खोसा, JIT, फिर जस्टिस खोसा, फिर एहतसाब अदालत, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद 3 सवाल हैं यार, दे दो, चुन्नी मुन्नी मनी ट्रेल है यार, दे दो अल्लाह के नाम पे, दे दो, कह दो यार कि नहीं है, ना कर दो, हाँ कर दो, दे दो यार, जान छुड़वाओ। नवाज शरीफ साहब जिस चीज का नवाज शरीफ साहब नहीं कर सके उसका हम लोग कर रहे हैं दिफा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, तो ये इसके ऊपर बहस और बाबर साहब और इरशाद भट्टी साहब के ख्यालात आप लोगों ने जान लिए। आप दोनों हमारे साथ ही रहेगा, वाज़े नहीं और हाँ के ऑप्शन सामने आए हैं।